जय हिंद साथियों। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत अपने डिफेंस पर आखिर कितना पैसा खर्च करता है तो शायद आपका जवाब होगा बहुत ज़्यादा। लेकिन असली सवाल ये है कि ये पैसा जाता कहाँ है। क्या पूरा का पूरा पैसा हथियार खरीदने में जाता है? क्या राफेल, तेजस, आईएनएस विक्रांत जैसे प्लेटफॉर्म्स इसी बजट से आते हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट, इंडिया का डिफेंस बजट आखिर हमारी नेशनल सिक्योरिटी और एनडीए सीडीएस एग्जाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? साथियों, आज की इस मास्टर क्लास में हम डिफेंस बजट को ऐसे समझेंगे कि आपको सिर्फ नंबर्स याद नहीं करने पड़ेंगे, बल्कि आप ये समझ पाएंगे कि हर 100 रुपये में से कितना पैसा सोल्जर की ऑपरेशनल नीड्स में जाता है और कितना फ्यूचर वॉरफेयर की तैयारी में। और हाँ, इस पूरी प्रेजेंटेशन के आखिर में हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे जो खासकर एनडीए और सीडीएस और खासकर एसएसबी पर्सपेक्टिव से बेहद यूजफुल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंडियाज डिफेंस बजट को बिल्कुल जीरो से समझना। सबसे पहले एक बेसिक लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट सवाल, डिफेंस बजट होता क्या है? साथियों, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझिए। डिफेंस बजट वह एनुअल फाइनेंशियल प्लान है जिसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए फंड्स एलोकेट करती है। लेकिन ये सिर्फ गन्स, मिसाइल्स और फाइटर जेट्स खरीदने का पैसा नहीं है। इसमें सोल्जर्स की सैलरी है, फ्यूल है, एम्यूनिशन है, मेंटेनेंस, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्न वेपन सिस्टम की प्रोक्यूरमेंट भी है। यानी डिफेंस बजट को अगर एक सेंटेंस में समझना हो तो हम लोग इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि यह इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और नेशनल सिक्योरिटी को फाइनेंशियली सपोर्ट करने का मैकेनिज्म है। और इंडिया जैसे देश के लिए इसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है क्योंकि हमारे सामने लगभग 3488 किलोमीटर का एलएसी और 740 किलोमीटर का एलओसी जैसी चैलेंजिंग बॉर्डर्स हैं। साथ ही इंडियन ओशन रीजन की मैरीटाइम सिक्योरिटी भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो ध्यान दीजिए, अगर एसएसबी में आपसे पूछा जाए व्हाई डज इंडिया नीड अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस बजट, तो सिर्फ ये मत बोलिएगा कि कंट्री की सिक्योरिटी के लिए। आप इसको और इन्हांस करके एडवांस फॉर्म में ऐसे बोल सकते हैं कि ऑपरेशनल रेडीनेस प्लस मॉडर्नाइजेशन प्लस बॉर्डर सिक्योरिटी प्लस स्ट्रेटजिक प्रिपेयरनेस, इन सब के लिए इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस बजट की ज़रूरत है। और साथियों, यही डिफरेंस है एक सामान्य आंसर और एक ऑफिसर लाइक आंसर में। साथियों, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट नंबर पे। भारत का डिफेंस बजट लगभग 6.21 लाख करोड़ का। अब सिर्फ नंबर सुनकर आगे मत बढ़िए, इस नंबर को कॉन्टेक्स्ट में समझिए। यह एलोकेशन प्रीवियस ईयर की तुलना में लगभग 4.7% ज़्यादा है और यूनियन बजट में इसका शेयर लगभग 13.04% है। अगर जीडीपी के हिसाब से देखें तो ये जीडीपी के हिसाब से लगभग 1.9% के आसपास बैठता है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, इतना बड़ा अमाउंट होने के बावजूद पूरा डिफेंस बजट मॉडर्न वेपन्स खरीदने में नहीं चला जाता। क्यों? क्योंकि डिफेंस में सिर्फ फ्यूचर की तैयारी नहीं होती, आज की वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी को भी ऑपरेशनल रखना पड़ता है। और यही से हमें समझ में आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिफरेंस। और यही हमारी अगली स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने जा रहा है। साथियों, अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब शायद सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। 6.21 लाख करोड़ आखिर जाता कहाँ है? साथियों, डिफेंस एक्सपेंडिचर को ब्रॉडली 3 बड़े हिस्सों में समझ सकते हैं। सबसे पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर और तीसरा पेंशन्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी रोज़मर्रा की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स, इसमें आती हैं सैलरी, फ्यूल, एम्यूनिशन, स्टोर्स, मेंटेनेंस। यानी मिलिट्री मशीन को आज ऑपरेशनल रखने के लिए जो खर्च चाहिए वो आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। दूसरी तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये है फ्यूचर कैपेबिलिटी क्रिएशन का पैसा। नए फाइटर एयरक्राफ्ट हो, वारशिप्स हो, टैंक्स हो, मिसाइल्स हो, स्ट्रेटजिक प्लेटफॉर्म्स हो, ये सब कैपिटल साइड से जुड़े हैं। एक सिंपल एनालॉजी साथियों याद रखिए, रेवेन्यू आपको आज की लड़ाई लड़ने लायक रखता है और कैपिटल आपको कल की लड़ाई के लिए तैयार करता है। और इसी डिफरेंस को अगली स्लाइड में हम बिल्कुल आसान एग्जाम्पल से समझेंगे। अब अगर रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर आपका कन्फ्यूजन है तो यकीन मानिए अगले 60 सेकंड में आपका पूरा कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। इमेजिन कीजिए आपको एक नई कार खरीदनी है।
कार खरीदने में जो पैसा लगा उससे हम लोग कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हर महीने पेट्रोल, इंश्योरेंस, सर्विसिंग, मेंटेनेंस, ये सब जितना भी इस पे पैसा खर्चा होगा इसको हम लोग कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जैक्टली यही लॉजिक डिफेंस में भी अप्लाई होता है। अगर इंडिया एक नया राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदता है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आता है, लेकिन उस एयरक्राफ्ट का फ्यूल, रूटीन मेंटेनेंस और ऑपरेशनल रनिंग कॉस्ट ये सब आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर में। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए विच एक्सपेंडिचर क्रिएट्स लॉन्ग टर्म डिफेंस एसेट्स, तो इसका सिंपल आंसर होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर पूछा जाए सैलरी, फ्यूल, मेंटेनेंस ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, तो इसका सिंपल आंसर होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। साथियों, अब सवाल ये है कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्यूचर कैपेबिलिटी बनाता है तो इंडिया इस पैसे से आखिर बना क्या रहा है। आइए देखते हैं कुछ मेजर डिफेंस मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट्स। साथियों, अब शुरू होता है डिफेंस बजट का सबसे एक्साइटिंग हिस्सा, जो कि है मॉडर्नाइजेशन। और इसमें पहला नाम आता है राफेल और AMCA का। साथियों, राफेल इंडिया की मॉडर्न एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी का एक मेजर कंपोनेंट है, जबकि AMCA भारत के इंडिजीनियस नेक्स्ट जनरेशन स्टील्थ फाइटर एम्बिशन को रिप्रेजेंट करता है। यानी एक तरफ करेंट कैपेबिलिटी और दूसरी तरफ फ्यूचर कैपेबिलिटी। दूसरा इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है LCA तेजस, यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। साथियों, तेजस इंडिया की इंडिजीनियस यानी मेड इन इंडिया फाइटर एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटी का एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। इसके मॉडर्न वेरिएंट्स में AESA रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और एस्ट्रा जैसे BVR मिसाइल्स इंटीग्रेशन जैसे कैपेबिलिटीज महत्वपूर्ण हैं। इसका ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है इंडियन फाइटर इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करना और एजिंग प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंस कम करना। और अब आते हैं इंडियन नेवी के गेम चेंजर पर, जो कि है INS विक्रांत। साथियों, INS विक्रांत सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, ये इंडिया की इंडिजीनियस शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी का सिंबल भी है। लगभग 45,000 टन क्लास का ये कैरियर इंडिया की मैरीटाइम पावर और इंडियन ओशन रीजन में स्ट्रेटेजिक रीच को मजबूती प्रदान करता है। अब इन तीनों को एक साथ देखिए। राफेल एयर पावर को मजबूत कर रहा है, तेजस इंडिजीनियस एयर पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है और INS विक्रांत मैरीटाइम पावर को मजबूत कर रहा है। और यही डिफेंस बजट का बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, आज की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को मेंटेन करना और कल की मिलिट्री कैपेबिलिटी को बिल्ड करना। साथियों, अब आते हैं सबसे एक इंटरेस्टिंग सवाल पर। क्या 6.21 लाख करोड़ रुपया इंडिया को दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस स्पेंडर बनाता है? बिल्कुल नहीं। ग्लोबल कंपैरिजन में यूनाइटेड स्टेट्स सबसे ऊपर है, लगभग 887 बिलियन $US खर्च करता है। चाइना 292 बिलियन $US के आसपास खर्च करता है और इंडिया 75.2 बिलियन डॉलर के आसपास खर्च करता है। और इसी वजह से इंडिया एब्सोल्यूट डिफेंस स्पेंडिंग में ग्लोबल रैंकिंग में टॉप टायर में आता है। लेकिन अब असली बात सुनिए, अगर सिर्फ टोटल मनी देखकर मिलिट्री स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे तो पिक्चर अधूरी होगी, क्योंकि हर कंट्री की इकोनॉमी अलग है, थ्रेट परसेप्शन अलग है, ट्रूप स्ट्रेंथ अलग है और परचेजिंग पावर भी अलग है। उदाहरण के लिए चाइना का डिफेंस स्पेंडिंग इंडिया से कई गुना ज़्यादा है, लेकिन इंडिया की एक मेजर चैलेंज है, हमारी आर्म्ड फोर्सेस का मैन पावर कंपोनेंट बहुत ही बड़ा है। लगभग 1.45 मिलियन एक्टिव पर्सनल को मेंटेन करना भी डिफेंस बजट का बड़ा हिस्सा कंज्यूम करता है। लेकिन SSB में अगर पूछा जाए डज हायर डिफेंस स्पेंडिंग ऑटोमेटिकली मीन ग्रेटर मिलिट्री कैपेबिलिटी, तो आपका आंसर होना चाहिए नॉट नेसेसरी। कैपेबिलिटी डिपेंड ऑन मैन पावर, टेक्नोलॉजी, रेडीनेस, इंडिजीनियस प्रोडक्शन, जियोग्राफी एंड स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स, नॉट जस्ट द साइज ऑफ बजट। साथियों, अब तक हमने देखा कि डिफेंस बजट कितना है, कहाँ खर्च होता है और उससे क्या कैपेबिलिटी बनती है। लेकिन अब असली प्रॉब्लम शुरू होती है। सबसे पहला चैलेंज, रेवेन्यू एंड पेंशन लोड। डिफेंस बजट का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा सैलरीज और पेंशन जैसी रिकरिंग रिक्वायरमेंट्स में चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? कैपिटल मॉडर्नाइजेशन के लिए अवेलेबल फिजिकल स्पेस सीमित हो जाता है। दूसरा चैलेंज ये है कि टू फ्रंट बॉर्डर थ्रेट। दूसरी चैलेंज है जियोग्राफी।
एक तरफ LAC जैसा कि मैंने आपको पहले बताया 3488 किलोमीटर और दूसरी तरफ LOC 740 किलोमीटर। और सिर्फ लैंड बॉर्डर्स ही नहीं, इंडिया को इंडियन ओशन में भी मैरीटाइम सिक्योरिटी मेंटेन करनी है, यानी रिसोर्सेस को एक साथ मल्टीपल थिएटर्स में मैनेज करना पड़ता है। और तीसरा चैलेंज है प्रोक्योरमेंट डिलेज, यानी प्रोक्योरमेंट साइकिल। एक वेपन सिस्टम को आइडेंटिफाई करने से लेकर उसका ट्रायल, इवैल्यूएशन, कॉन्ट्रैक्ट और फाइनली इंडक्शन तक काफ़ी समय लग सकता है। और मॉडर्न वारफेयर में एक प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही है। और चौथा चैलेंज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। बिल्कुल साथियों, AI हो गया, ड्रोन्स हो गया, साइबर स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, ये सभी वारफेयर को तेज़ी से बदल रहे हैं। यानी देखा जाए तो आज डिफेंस बजट की चैलेंज सिर्फ ये नहीं है कि हमारे पास कितना पैसा है, बल्कि ये भी है कि हम उस पैसे को कितनी तेजी और कितनी स्मार्टली कैपेबिलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। साथियों, अब हम पहुंच गए हैं इस पूरी प्रेजेंटेशन की सबसे फ्यूचरिस्टिक स्लाइड पर, क्योंकि आने वाली लड़ाई शायद सिर्फ सोल्जर्स बनाम सोल्जर्स नहीं होगी। फ्यूचर वारफेयर में विनर वो हो सकता है जो एनिमी को पहले देखे, पहले आइडेंटिफाई करे, पहले डिसीजन ले और सबसे पहले स्ट्राइक करे। इसे समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, सेंसर, डिसीजन और शूटर। यानी सैटेलाइट या ड्रोन एनिमी को डिटेक्ट करेगा, AI डाटा को प्रोसेस करेगा और कमांड सिस्टम डिसीजन सपोर्ट देगा और वेपन सिस्टम टारगेट इंगेज करेगा। इसीलिए फ्यूचर वारफेयर में सिर्फ टैंक्स और फाइटर जेट्स काफ़ी नहीं होंगे। इसके लिए हमें चाहिए AI, स्वार्म ड्रोन्स, साइबर वारफेयर, स्पेस कैपेबिलिटीज और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम डोमिनेंस। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स इसी कॉन्टेक्स्ट में आता है। इसका ब्रॉड आइडिया है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज को थिएटर लेवल ऑपरेशन में ज़्यादा इंटीग्रेटेड तरीके से इम्प्लॉय करना। यानी फ्यूचर वार्स में सर्विसेज अलग अलग बॉक्सेस में ऑपरेट नहीं करेंगी, बल्कि एक कोऑर्डिनेटेड फाइटिंग सिस्टम की तरह काम करेंगी। और यही कारण है कि डिफेंस बजट सिर्फ आज के वेपन्स का हिसाब नहीं है, ये आने वाली लड़ाइयों का भी ब्लूप्रिंट है। साथियों, अगर आप किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस स्लाइड को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ डिफेंस बजट से जुड़े कुछ बेहद इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। सबसे पहला, सेखतर कमेटी। 2016 की सेखतर कमेटी ने डिफेंस रिफॉर्म्स और रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन पर महत्वपूर्ण रिकमेंडेशंस दी, जिसका ब्रॉड आइडिया था रिडेंसीज को कम करना और रिसोर्सेस को मॉडर्नाइजेशन की तरफ ज़्यादा इफेक्टिवली रिडायरेक्ट करना। दूसरा है DAP 2020, मतलब डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020। इसमें इंडिजीनियस प्रोक्योरमेंट और बाई इंडियन IDDM जैसे कैटेगरीज को प्रायोरिटी दी गई। IDDM यानी इंडिजिनसली डिजाइंड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड, यानी सिंपल भाषा में समझे तो जो भारत में ही बने, भारत में ही उसका यूज हो और जितने भी टेक्नोलॉजीज है वो सब भारत की ही उसमें लगी हो। तीसरा है 75% डोमेस्टिक कैपिटल ईयर मार्किंग। कैपिटल प्रोक्योरमेंट में डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बड़ा शेयर देने का ऑब्जेक्टिव है, यानी डिफेंस बजट का एक बड़ा उद्देश्य सिर्फ वेपन्स खरीदना नहीं, बल्कि इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को बिल्ड करना भी है। चौथा है पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट। इसका बेसिक आइडिया है कुछ डिफेंस प्लेटफॉर्म्स और सिस्टम्स के लिए इंपोर्ट डिपेंडेंस को रिड्यूस करना और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को पुश करना। मतलब ओवरऑल आप देखें तो पूरा जिम्मेदारी जो है सो एक तरीके से DRDO और इसरो के ऊपर छोड़ दिया गया है, ताकि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया पे ज़्यादा फोकस किया जाए। पांचवा है IDEX यानी इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। इसका फोकस स्टार्टअप्स, MSMEज और इनोवेटर्स को डिफेंस टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में ब्रिंग करना है। आप देख रहे होइएगा अभी हाल फिलहाल में प्राइवेट एजेंसीज को भी स्पेस इंडस्ट्री में लाया जा रहा है। ठीक उसी टाइप से प्राइवेट जितने भी एजेंसीज हैं उनको डिफेंस एक्सेलेंस में इनोवेशन करने के लिए आगे लाना, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण कदम सरकार के द्वारा अभी उठाया जा रहा है। छठा है BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेटेजिक रोड, ब्रिजेज और टनल्स जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में BRO की भूमिका काफ़ी क्रिटिकल है, खासकर डिफ़िकल्ट बॉर्डर रीजन्स में, ताकि आर्म्स, एमुनिशन, सोल्जर का जो फिर से रिप्लेसमेंट हो, ये सब बहुत ही फास्ट हो पाए। तो इन 6 कीवर्ड को एक साथ साथियों याद रखिए। सबसे पहला है सेखतर रिफॉर्म, दूसरा DAP 2020 एक्विजिशन, तीसरा 75% डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट,
चौथा है पॉजिटिव लिस्ट इंडिजिनेशन यानी मेड इन इंडिया को प्रमोट करना। आपका इसमें पांचवा है आईडेक्स यानी इनोवेशन करना इंडिया में, और जो भी प्राइवेट एजेंसीज हैं उनको सामने लाना इनोवेट करने के लिए डिफेंस सेक्टर के लिए। और छठा है बीआरओ यानी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। साथियों, अब देखते हैं कि यह पूरी टॉपिक एग्जाम में सवाल बनकर कैसे आ सकता है इस टॉपिक से। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। आपका सिंपल आंसर होना चाहिए लॉन्ग टर्म मिलिट्री एसेट्स और कैपेबिलिटीज क्रिएट करने के लिए किया गया एक्सपेंडिचर, उसे ही कहते हैं हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है डिफेंस बजट कौन प्रेजेंट और कौन कौन मैनेज करता है। तो साथियों, इसको ध्यान से समझिए, यूनियन बजट पार्लियामेंट में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के माध्यम से प्रेजेंट होता है, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एलोकेटेड डिफेंस एक्सपेंडिचर को एग्जीक्यूट और मैनेज करती है। यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो इसको प्रेजेंट करता है, लेकिन इसको एक्सिक्यूट और मैनेज करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास होता है। तीसरा सवाल, डिफेंस बजट एस्पिरेंट्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, क्योंकि इसमें नेशनल सिक्योरिटी, मॉडर्नाइजेशन, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इंडिजिनेशन और स्ट्रेटजिक अफेयर्स सब कनेक्ट होते हैं। चौथा क्वेश्चन, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है। तो रेवेन्यू रिकरिंग ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को इम्प्लीफाई करता है, जबकि कैपिटल इम्प्लीफाई करता है लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएशन एंड मॉडर्नाइजेशन को। पांचवा सवाल आपका बन सकता है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट डिफेंस स्पेंडर कौन है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है, इसका सिंपल आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन ध्यान रखिए साथियों, एग्जाम में सिर्फ आंसर याद मत कीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा, क्योंकि एनडीए सीडीएस में एक ही टॉपिक से क्वेश्चन अलग अलग तरीके से घुमाकर पूछा जा सकता है। तो साथियों, पूरी प्रेजेंटेशन को सिर्फ कुछ सेकंड्स में रिवाइज करते हैं। इंडिया का टोटल डिफेंस बजट कितना है। तो 6.21 लाख करोड़ के आसपास, और यूनियन बजट में शेयर कितना है। तो लगभग 13.04%। जीडीपी के प्रोपोर्शन में देखा जाए तो लगभग 1.9% है। अब एक्सपेंडिचर को दो सबसे इंपॉर्टेंट बकेट्स में समझिए। पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी सैलरी, फ्यूल, स्टोर मेंटेनेंस और ऑपरेशनल अपकीप, और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी एयरक्राफ्ट, शिप्स, मिसाइल्स और लॉन्ग टर्म मिलिट्री कैपेबिलिटीज। इसके साथ इंडिया का एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटजिक फोकस है, जो कि है आत्मनिर्भर भारत, यानी डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रेंथन करना। लेकिन इस पूरी प्रेजेंटेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात सिर्फ ₹6.21 लाख करोड़ नहीं है। असल कहानी ये है कि एक डिफेंस बजट हमें बताता है कि कोई देश आज की सिक्योरिटी को कैसे मेंटेन कर रहा है, और साथ ही साथ कल की वार फाइटिंग कैपेबिलिटी को कैसे बिल्ड कर रहा है। राफेल से लेकर तेजस तक, आईएनएस विक्रांत से लेकर इंडिजीनियस डिफेंस टेक्नोलॉजी तक, बीआरओ से लेकर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, और एआई, ड्रोन्स, साइबर और स्पेस से लेकर इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स तक। इंडिया का डिफेंस बजट एक्चुअली इंडियाज फ्यूचर मिलिट्री आर्किटेक्चर है, और एनडीए सीडीएस या जितने भी डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लेसन बहुत ही क्लियर है। नंबर याद रखिए, लेकिन नंबर के पीछे की स्ट्रेटजी समझिए, क्योंकि एक फ्यूचर ऑफिसर को सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कि बजट कितना है, उसे ये भी पता होना चाहिए यह पैसा देश की मिलिट्री कैपेबिलिटी को बदल कैसे रहा है। जय हिंद साथियों।